लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन मतलब किसका निर्माण? लघु बीजाणु का मतलब क्या होता है? परागकण। ठीक है ना, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। या क्या बोलोगे? पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसको ज्यादा देखो खिचड़ी नहीं पकानी है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, आपको मेन इसके कीवर्ड्स याद रखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कोशिकाएं बनती, ये जब जनन होता है तो जनन कैसे होता है? मतलब ये जो आपका ये परागकण बनता है, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन होता है, वो कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाएगा? विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। ठीक है, और इसी के नीचे ये जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मल कोशिका। हाइपोडर्मल कोशिका थोड़ा सा आकार में कैसी हो जाएंगी? दूसरी कोशिकाओं से कैसी हो जाती हैं? बड़ी। ये जो हाइपोडर्मल कोशिका होती हैं दूसरी कोशिकाओं से कहीं कहीं पर आकार में कैसी हो जाती हैं? बड़ी। और ये जो आकार में बड़ी हो जाएगी कोशिका, वो सबसे अलग दिखेगी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रपस्व कोशिका। ध्यान रखना, इतना क्लियर है? पराग कोश में पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। कैसे निर्माण होता है? कोशिकाओं के विभाजन द्वारा। कैसे? बाह्य त्वचा विभाज्योति कोशिकाओं से घिरी रहती है, नहीं उल्टा बोल गए, जो विभाज्योति कोशिकाएं हैं वो किससे घिरी रहती हैं? बाह्य त्वचा से। ठीक है, अब इसी के नीचे क्या पाई जाती है? हाइपोडर्मल कोशिका। हाइपोडर्मल कोशिका अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? बड़ी। अपने पोषण के तरीके के कारण, जीव द्रव्य इकट्ठा करने के कारण वो अन्य कोशिकाओं से थोड़ा कैसी हो जाती है? बड़ी। और इन्हीं बड़ी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? प्रपस्व कोशिका। अब ये जो प्रपस्व कोशिका है वो क्या करेगी? लगातार विभाजित होगी। प्रपस्व कोशिका में क्या होगा आपका? लगातार विभाजन। ठीक है, तो जब लगातार विभाजन होगा बेटा, तो एक आपकी क्या बनती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, और दूसरी जो परत बनती है वो कौन सी बनती है? अंतःभित्तीय पुबीजाणु कोशिका। ठीक है, तो बाह्य त्वचा तो बाहरी भाग का निर्माण करेगी, और अंतः त्वचा किसका निर्माण करती है? पराग कणों का। ठीक है, अब जो आपकी ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये फिर विभाजन करके 1 से 5 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये 1 से 5 कोशिकाओं में यहाँ से ये डिवाइड हो गई। अब इसका आगे का काम क्या बताया था? आगे क्या करेगी? ये किसका निर्माण करती है? ये तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं हैं ये पराग कणों के बाहरी भाग का निर्माण करेगी, फिर इसके अंदर के भाग का निर्माण। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, ये जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा के अंदर वाला जो भाग होता है, ये द्वितीय स्तर की कोशिका, ये एक मोटे आवरण का निर्माण करेगी ताकि पराग कणों की सुरक्षा हो सके। लेकिन एक भाग पर, जैसे आपको पता है कि जब ये परागधानियां बन जाएंगी पराग कणों का निर्माण शुरू हो जाएगा, तो ये जो आपका पराग कोश है, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा छोटा सा और बना देती हूँ समझाने के लिए। ये पराग कोश एक जगह पे, जो बाह्य भित्ति कोशिकाएं हैं एक जगह पे क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। ठीक है, बाकी जगह पे तो कैसे होंगी? मोटी होंगी, लेकिन एक जगह पे क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, और वो भाग क्या कहलाता है? रंध्रक। और वहां से जब परागकण पूरी तरह से निर्मित हो जाते हैं तो ये जो पतला हुआ भाग है ये क्या हो जाता है? यहाँ से फट जाता है, यहाँ से। ठीक है, दबाव पड़ेगा परागकणों का तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से फट जाएगा, और फट जाएगा तो जो इसके अंदर बेटा वो है परागकण, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? मुक्त होने लगेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? परागकणों का स्फुटन। ये किसका काम है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका या बाह्य कोशिका की। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका? आंतरिक कोशिका। आंतरिक कोशिका जब परतों में बढ़ती है तो जो सबसे अंदर की परत है वो आपकी क्या कहलाती है? टेपिडम। ठीक है, जो अंदर की भित्ति है वो जब परतों में डिवाइड होगी तो सबसे अंदर की परत क्या कहलाएगी? टेपिडम। और टेपिडम का कार्य क्या है ये याद रखना है?
परागकोश को, पराग कणों को क्या करना, पोषण, सुरक्षा, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, आपका टेपिटम। समझ में आ गई बात। तो पराग कणों की संरचना सिर्फ इतनी है। लघु बीजाणु जनन क्या है, मतलब पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। ये विभाजन करने वाली कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। इसमें जो बाह्य त्वचा के नीचे की कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं, वो आकार में थोड़ा बड़ी हो जाती हैं और यही कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रपश्च कोशिका। ध्यान रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन 1-2 नंबर का अलग से पूछ सकता है कि प्रपश्च कोशिका क्या है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ये प्रपश्च कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, 2 स्तर का निर्माण करती हैं, प्राथमिक बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर। प्राथमिक स्तर एक मोटे आवरण का निर्माण करता है और ये मोटा आवरण परागकोश को चारों तरफ से कवर करेगा, लेकिन थोड़ा सा एक जगह पे कैसा रह जाता है, पतला, जिसे हम क्या बोलते हैं, रंध्रक, ठीक है। और रंध्रक के थ्रू ही जब पराग कण बाहर निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे, रंध्रक के द्वारा वो इस भित्ति को फाड़ देंगे, क्योंकि ये पतली रहती है। जब पराग कणों को दबाव पड़ेगा तो ये भित्ति क्या हो जाएगी, फट जाएगी और पराग कण वहां से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी परत कौन सी थी, अंतःत्वचा। अंतःत्वचा में एक मेन भाग है, कौन सा, टेपिटम, जो सबसे अंदर वाले भाग में पाया जाता है। और टेपिटम का काम क्या होता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। ये हो गया आपका लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है।